नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका हमारा इस हिंदी YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी जिस प्रकार से हमें स्नेह और प्यार दे रहे हैं, उससे हमें और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। आज हम अपने इस YouTube चैनल पे अपना नया वीडियो लेकर आप सबके समक्ष आए हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर राजल गुप्ता और मैं डॉक्टर उन्मेष मिश्रा। तो आज का हम जो डॉक्टर साहब विषय रखा है, वो कुछ विद्यार्थियों के बार बार प्रश्न आ रहे थे कि सर मैडम कृपया निबंध पे कुछ चर्चा करें। तो आज हम जो विषय उठा कर लाए हैं वो है निबंध लेखन। और ये खास तौर पर आज का जो वीडियो है विशेष तौर पर BSc तृतीय सेमेस्टर के लिए बनाया है, परंतु इस निबंध को आप कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि यह आपके जीवन में बहुत ही आवश्यक विषय है। तो डॉक्टर साहब मैं चाहूंगा कि एक बार विद्यार्थियों के लिए आप थोड़ी सी सामान्य जो ज्ञान की बातें हैं उस पर थोड़ा प्रकाश डालें। जी बिल्कुल। निबंध शब्द जो है, सबसे पहले मैं इसके बारे में बताना चाहूंगी कि यह दो शब्दों नी प्लस बंध से बना है, जिसका अर्थ है अच्छी तरह से बंधा हुआ। अर्थात जब हम किसी विषय के बारे में निबंध लिखते हैं तो उस विषय से संबंधित सभी बिंदु जिसे हम पूरी तरह से बांध कर, समेट कर, एक दूसरे से जोड़कर प्रस्तुत करते हैं, तब वह एक अच्छा निबंध के रूप में हमारे सामने आता है। तो जो निबंध है, इसमें मुख्य जो आप कह सकते हैं प्रयोग रहता है या प्रभाव रहता है, वह है भाषा का। कि जिस भाषा में हम निबंध लिखने जा रहे हैं वह भाषा प्रभावी होनी चाहिए, रोचक होनी चाहिए, आकर्षक होनी चाहिए और मौलिकता भी उसमें समाई हुई होनी चाहिए। निबंध को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के लिए इन सभी गुणों का होना अति आवश्यक है। डॉक्टर साहब एक प्रश्न बच्चों की तरफ से मैं पूछना चाहूंगा कि ये निबंध जो है उसके विषयों को अगर हम क्रमबद्ध रखें तो ज्यादा प्रभावी? जी बिल्कुल, नेचुरली। कि जब हम क्रमबद्ध तरीके से विषय के बिंदुओं को प्रस्तुत करते हैं, एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ती जाती है, तो निबंध का प्रभाव जो है बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। निबंध बड़ा सुंदर दिखाई देता है। और साथ ही मैं बच्चों को अब निबंध के अंगों के बारे में बताना चाहूँगी। अर्थात निबंध लिखने के कुछ मुख्य बिंदु हैं जो सभी प्रकार के निबंधों में सामान्य होते हैं, आवश्यक भी होते हैं। तो उसमें पहला जो है अंग निबंध का, वह है शीर्षक। अर्थात जब कभी निबंध लिखा जा रहा है तो उसका शीर्षक प्रभावी होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए कि उसे देखते ही निबंध पढ़ने का मन करने लगे। उसके बाद उसका जो दूसरा बिंदु या अंग है वह है प्रस्तावना। इसे हम भूमिका भी कह सकते हैं। इसका स्थान सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रस्तावना में ही हम अपने मन के भावों को, विचारों को, विषय से जुड़े भाव और विचारों को पूरी तरह से लिखते हैं कि हम ये बिंदु पर इस निबंध में चर्चा करेंगे। और उसके बाद विषय विस्तार आता है कि जो प्रस्तावना में हमने बिंदु लिखे हैं, बताए गए हैं, उन सबको पूरी तरह से विषय के अनुसार विस्तृत रूप में हम प्रस्तुत करते हैं। तो विषय विस्तार जो है, या आप कह सकते हैं कि निबंध का, मान लो अगर 600 शब्दों में निबंध लिखा जाना है तो लगभग 350-400 शब्द जो है वो विषय विस्तार के अंतर्गत ही आते हैं। और उसके बाद हम उपसंहार लिखते हैं। पूरे निबंध को में हमने क्या लिखा है, सारांश रूप में, छोटे रूप में जो हमने भाव और विचार प्रस्तुत किए उनको छोटे रूप में हम उपसंहार के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत ही सुंदर तरीके से आपने हर बिंदु को वर्णन किया है। मेरे ख्याल से विद्यार्थियों को इसमें तो कभी दुविधा आने नहीं वाली। हाँ बिल्कुल। तो मैं कुछ विषय विशेष चुनकर लाया हूं जो विद्यार्थियों को खास तौर पर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो पहला प्रथम विषय जो है वो मानवाधिकार। और आज सभी को ज्ञात भी है कि मानवाधिकार क्या चीज है, क्योंकि मनुष्य को प्रकृति और देश विशेष के संविधान द्वारा प्रदान किए जाते हैं, वो है मानवाधिकार। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ बिंदु हैं। मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब बच्चों को थोड़ा उन पॉइंटों को और बिंदु को थोड़ा सा वर्णन करें। हाँ जी जरूर। मानवाधिकार शब्द से ही जैसे हमें पता चल रहा है मनुष्य के अधिकार, कुछ अधिकारों से प्रकृति से मिलते हैं, कुछ जिस देश विशेष का वह नागरिक है उसके संविधान से मिलते हैं। तो आइए हम कुछ प्रमुख अधिकारों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला है स्वतंत्रता का अधिकार। यदि हम किसी स्वतंत्र आजाद देश के नागरिक हैं तो वहाँ हमें अनेक प्रकार की स्वतंत्रता, आज़ादी मिलती है। हम अपने अनुसार जी सकते हैं, अपने धर्म को मान सकते हैं, शिक्षा, बोलने का अधिकार आदि हमारे आज़ाद देश के माध्यम से हमें अधिकार के रूप में प्राप्त होते हैं। और उसके बाद दूसरा मुख्य जो अधिकार है वह है शिक्षा का अधिकार। उस देश विशेष में जन्मे प्रत्येक बच्चे का, प्रत्येक नागरिक का शिक्षा का अधिकार है। वह कहीं तक भी उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकता है, पर कम से कम उसे प्राथमिक शिक्षा अवश्य मिलनी चाहिए, यह उसका अधिकार होता है। इसी तरह से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार,
उस देश विशेष के नागरिक, यह मनुष्य का अधिकार है कि वह अपने अनुसार, अपनी श्रद्धा के, आस्था के अनुसार अपने धर्म को चुन सकता है, उसे मान सकता है। इसी तरह से रोजगार का अधिकार, यदि व्यक्ति शिक्षित हो गया है, एक आप कह सकते उम्र हो गई है 18-20 साल का, या बच्चा बालिग हो गया है, उसने शिक्षा ग्रहण किया या कोई कौशल उसने ग्रहण किया है, तो उसके अनुसार उसे रोजगार भी मिलना ही चाहिए। इसी तरह से सुरक्षा का अधिकार, कि उसे किसी भी तरह से कानूनी गैर कानूनी तौर से किसी भी तरह से उसको असुरक्षा की भावना न आए। इसमें यह न्याय का अधिकार, यदि उसके साथ कहीं कोई अन्याय होने जा रहा है तो उसे न्याय का अधिकार भी प्राप्त होती है। इस तरह के अधिकार जो है हमें प्राप्त। अभिव्यक्ति का अधिकार, इसके अंतर्गत क्या आता है कि जो मन में भाव विचार है हमारे, हम उन्हें प्रकट कर सकते हैं, इसे हम अभिव्यक्ति का अधिकार कहते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने सभी बिंदुओं पर प्रकाश डाला है। तो मैं चाहूंगा कि अगला जो शीर्षक है उसके बारे में बात करें, नैतिक शिक्षा। तो नैतिक शिक्षा तो मेरे ख्याल से शायद आई थिंक सभी विद्यार्थियों को एक जरूरी चीज भी है, क्योंकि वह चरित्र की कहते हैं कुंजी है, वहीं से शुरू होता है हर चीज। तो मेहनत जो है वो हमेशा कहीं ना कहीं रंग लाती है। तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा इस पर भी प्रकाश डाल के बच्चों को थोड़ा सा वर्णन करें। जरूर। देखिए, नैतिक शिक्षा जो है, जिसे हम मोरल एजुकेशन भी कहते हैं, शायद कक्षा 1 से, प्रथम कक्षा से बच्चों को बताने लगते हैं, और इसका हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि जब तक हमारा चरित्र अच्छा नहीं होता हम जीवन में प्रगति नहीं कर सकते। जीवन में प्रगति रूपी ताला जो है वह नैतिक शिक्षा से, नैतिकता से ही खोला जा सकता है। और यह प्रत्येक प्राणी का कर्तव्य बनता है कि वह अपने चरित्र की पूरी मेहनत से रक्षा करे। अब इसके अंदर जब हम निबंध लिख रहे हैं नैतिक शिक्षा पर, तो हमें इन बिंदुओं पर हमने बातचीत करनी होती है। इसके बारे में हम लिखेंगे कि चरित्र तथा नैतिकता, चरित्र और नैतिकता दोनों का आपस में संबंध है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। नैतिकता का अर्थ यह है कि हम चरित्रवान हों, हमारे भाव विचार आदि अच्छे हों। चरित्र की महिमा, हमारे जीवन में उच्च चरित्र की बड़ी महिमा है। जिस व्यक्ति का चरित्र अच्छा होता है वह हर जगह सम्मान पाता है। क्या कहा जाता है कि यदि मनुष्य का धन चला जाता है तो उसका कुछ भी नहीं जाता, यदि मनुष्य का स्वास्थ्य चला जाता है तो थोड़ा सा जाता है, लेकिन अगर चरित्र चला जाता है तो उसके पास कुछ भी नहीं बचता। उच्च चरित्र जो है जीवन में सफलता की पूंजी है। चरित्रवान व्यक्ति की महिमा भी अलग होती है। इन बिंदुओं के आधार पर विद्यार्थी इस निबंध को लिख सकते हैं कि जो व्यक्ति चरित्रवान है उसके जो महिमा है वह अत्यधिक रहती है। नैतिक तथा चरित्रवान के उदाहरण हमारे सामने इतने अच्छे अच्छे व्यक्ति हुए हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद है, दयानंद सरस्वती है, महात्मा गांधी है, जो अपने उच्च चरित्र के कारण ही आगे बढ़ सके हैं। चरित्र बल के तत्व, चरित्र बल के तत्व क्या होते हैं इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि हमारे जीवन में हम दूसरों के सामने अच्छे से व्यवहार कर सकें, किसी का अनादर न कर सकें। कहा जाता है कि जो आज के युवा हैं उनके लिए चरित्र बल जो है सबसे महत्वपूर्ण है, कि वह जैसे देखिए समाज में किस तरह की हमारे अराजकता फैल जाती है, इसमें नारियों का शोषण है आदि है। तो अगर चरित्र श्रेष्ठ होता है, पुरुष को, लड़कों को यह समझाया जाता है कि सभी स्त्रियां जो है सम्माननीय है, तो यह एक मुख्य तत्व है जिसको बचपन से बच्चों को सिखाया जाना चाहिए कि वे महिलाओं का सम्मान कर सके। डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर। मैं कहता हूँ कि इससे अच्छा वर्णन शायद आई थिंक होगा नहीं। और क्योंकि आपने ऐसा वर्णन किया जैसे कि एक बगीचे में जैसे फूल खिल जाते हैं, वो हमारा चरित्र है, वो खुशबू जो उसका निर्वहन करती है। बिल्कुल स्वाभाविक तौर से ही जो चरित्रवान व्यक्ति है वो जो है, हम लिखा है नैतिक तथा आदर है। आदर है शब्द का अर्थ है कि जो व्यक्ति आदरणीय है वो किससे बनते हैं? अच्छे चरित्र से बनते हैं, नैतिकता से बनते हैं। बहुत सुंदर। तो ये तो होगी नैतिकता की बात। अगला विषय वैश्वीकरण और वैज्ञानिक। देखा जाए तो आज का जो समय है वो यही है, पूरी तरह से जो है आज हम वैश्वीकरण के दौर में ही जी रहे हैं। आज का जो दौर है डॉक्टर साहब, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि वैश्वीकरण और विज्ञान का ही युग है। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है कि पूरी धरती के जितने भी देश हैं, सारी धरती जो है सिमट कर आपस में इस तरह से जुड़ गई है, उनके संबंध इतने प्रगाढ़ हो गए हैं कि संपूर्ण विश्व जो है एक परिवार की भांति लगता है। कभी भी विश्व के किसी कोने से हम कोई भी चीज़ मंगवा सकते हैं, कहीं हम तुरंत जा सकते हैं। विश्व पूरी तरह से जुड़ गया है, एक परिवार में
शामिल हो गया है। तो देखिए इसके कारण क्या रहेगी, इतनी तरह से हम विश्व में वैश्वीकरण फैला है। तो इसमें देखिए यातायात के साधनों का विस्तार, पहले मनुष्य के पास यातायात के साधन कम थे तो एक दूसरे के पास जाना कठिन था। अब हवाई यात्रा ने तो सबको पूरी तरह से जोड़ ही दिया है। हम कुछ ही समय में देश के विदेश के किसी भी कोने में जा सकते हैं। संचार के साधनों का विस्तार, पहले एक पत्र, एक सूचना देने के लिए हम कितने साधनों का प्रयोग करते थे, अब तो आप सिर्फ एक क्लिक करते हैं, पूरी की पूरी फाइल, फोटो, न जाने क्या क्या आप जो सोचते हैं वो देश के विदेश के किसी भी कोने में पहुंचा सकते हैं। वैश्वीकरण का एक मुख्य कारण संचार के साधनों का विस्तार भी है। उद्योगों का विस्तार, विदेशी कंपनियां जो है हमारे देश में निवेश करती हैं, हम विदेश में जाके निवेश करते हैं। उद्योग जो है वो भी वैश्वीकरण का एक मुख्य आधार है। उद्योगों के माध्यम से भी अनेक देशों के लोग आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का वैश्वीकरण, आज जो स्वास्थ्य सेवा हमारे पास उपलब्ध नहीं है हम विदेश से मंगवा सकते हैं। हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी है विदेशों में जाकर के अपनी सेवाएं देते हैं, तो स्वास्थ्य सेवाओं का भी वैश्वीकरण हो रहा है। साहित्य एवं उपदेश का, यह तो हम सब जानते हैं, व्हाट्सएप आदि इतने सारे ग्रुप्स बने होते हैं, अनेक प्रकार का ज्ञान हमें घर बैठे बैठे प्राप्त होता रहता है। कितने ग्रुप बने होते हैं, उसके माध्यम से हम प्राप्त करते रहते हैं। डॉक्टर साहब, वैसे तो वैश्वीकरण बहुत पहले से चलता है, पर इस पेंडेमिक में चाहता हूँ कि देखो ना कितना ज्यादा मतलब हम प्रयोग कर रहे हैं इस चीज का। आप हो, मैं हूँ, हर विद्यार्थी, और ये जो वीडियो है ये भी इस पेंडेमिक के दौर में ही बनाई जा रही है। बिल्कुल बनाई जा रही है। तो बहुत ही अच्छा है। अब मैं अगला विषय उठाता हूँ। अगला है विज्ञान और औद्योगिकरण। कितना मतलब कि अभी हम पिछला बात कर रहे थे कि कैसे वैश्वीकरण और विज्ञान, आज यही विज्ञान है जो हर एक इंसान को जरूरी भी हो गया है, और उसमें कहता हूँ कि मतलब उसके बिना मतलब उसकी दिल की धड़कन की तरह हो चुका है। जी बिल्कुल स्वाभाविक बात है ये है, क्योंकि औद्योगिकरण के कारण विज्ञान ने जो है उद्योग में इतनी तरक्की ला दी है, मनुष्य ने सुख सुविधा के साधन इतने ज़्यादा बढ़ा लिए हैं, उसे हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का हमें मदद मिलता है। अब देखिए औद्योगिकरण का अर्थ क्या है, जो यातायात के साधन है उन सब के अंदर भी उद्योग ने न जाने कितनी क्रांति ला दी है। आप ये देखें कि दिन दिन जो है सड़कों पर गाड़ियों की, वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है, यातायात के साधन बढ़ते ही जा रहे हैं, अनेक प्रकार की मशीनें आ गई जिसने मनुष्य का जीवन आसान कर दिया है, जिससे मनुष्य जो है एक काम को चुटकी दबाते ही, बटन दबाते ही पूरा तरह से कर सकता है। मशीनों में सुधार है, यह भी औद्योगिकरण की ही देन है कि पहले जो काम किसी मशीन से हम घंटे में करते थे, अब उसको इतना एडवांस, इतना आधुनिक कर दिया गया है कि वह मिनटों में काम होने लगा है। आप इसका उदाहरण तो जैसे मोबाइल फ़ोन से ही देख सकते हैं। पहले जो है हमारे लैंडलाइन फ़ोन होते थे, हमें एक दूसरे से जुड़ने में थोड़ा समय लगता था। अब तो हर घर में जितने सदस्य हैं उससे ज़्यादा फ़ोन है, हम एक दूसरे से बड़े आराम से जुड़ सकते हैं। मशीनें बड़ी आधुनिक हो गई हैं संचार के साधनों का। ये आप जान ही रहे हैं कि किस तरह से हम वीडियो बना करके पूरे कहीं पर भी जो छात्र हैं इस वीडियो से लाभ ले सकते हैं। इसी तरह से हमारे छात्रों के पास सिर्फ हमारे ही द्वारा दिया गया ज्ञान नहीं, न जाने कितनी तरह की बातें उसके बारे में, विषयों के बारे में बताने के लिए मौजूद हैं। अनुसंधान हो रहे हैं, नित्य नए अनुसंधान हो रहे हैं, खोज हो रही है, आविष्कार हो रहे हैं। शिक्षा और औद्योगिकरण, यह तो आज के इस कोरोना के दौर में सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा को जो है हम औद्योगिकरण के साथ जोड़ रहे हैं। कि आज जिस तरह से बच्चों के स्कूल कॉलेज आदि बंद हो गए थे, तो उनको हमने इसके माध्यम से ही जोड़ा है। जो आज की तकनीक है, औद्योगिक है, जूम आदि इतने सारे ऐप चल गए हैं, यूट्यूब के माध्यम से हम अपने बच्चे घर बैठ कर के पढ़ रहे हैं। इस दौर में भी बच्चों को शिक्षा का कोई ह्रास नहीं हुआ। तो यह जो है औद्योगिकरण की ही देन है, विज्ञान की ही देन है कि पहले छोटी छोटी बातें संदेश देने के लिए भी मनुष्य को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, और आज जो है शिक्षा घर बैठे सभी बच्चे स्कूल कॉलेज के इसको प्राप्त कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत ही सुंदर चर्चा का विषय था निबंध। मैं तो चर्चा करते करते अपने स्कूलों के दिनों में पहुंच चुका था। जब मैं निबंध लिखता था, वो हमारे निबंध भी कुछ अलग तरीके के होते थे कि मेरा प्रिय मित्र, मेरा प्रिय त्योहार। तो वो जो एक समय था, वो एक मतलब वो दौर एक अलग ही था। पर आज का जो पेंडेमिक दौर चल रहा है, जिसमें अभी आपने कुछ खास मुद्दों पर, बिंदुओं पर बच्चों को जो चर्चा की, बहुत ही अच्छा था। और इसके लिए अगर बच्चों को, विद्यार्थियों को कोई भी किसी तरह की कोई समस्या आती है, तो आप हमसे और हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बता सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, और हम दोनों की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम शीघ्र ही, जल्दी ही अगली वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद।